नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में। तो जैसा कि आपको पता है कि आज फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर, और जो आज की करंट अफेयर्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग रहेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको कई सारी नई जानकारियां मिलेंगी और जो हो सकता है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहे। तो प्लीज कुछ भी स्किप मत करिएगा, प्रॉपर न्यूज देखिएगा। थोड़ा सा टाइम तो आप पढ़ाई के लिए दे सकते हो, डेडिकेशन के साथ दे सकते हो, तो प्रॉपर उसको पूरा कंप्लीट देखा करें। अगर आपने देखना शुरू किया है तो उसको बीच में छोड़ा मत करें, नहीं तो फिर आपका ये भी देखने को मन नहीं लगेगा और फिर आपने दूसरा भी, मान लीजिए किसी का आप करंट अफेयर देख रहे हो तो उसका भी आपको देखने को मन नहीं लगेगा। आप प्रॉपर एक जगह से फॉलो करो, कुछ भी छूटेगा नहीं, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आज के लिए डिटेल है, वन लाइनर है और क्विज है। शुरू करें आज के करंट अफेयर। सबसे पहली जानकारी जो आ रही है वो ये है कि अभी हाल ही में 3 बैंकों का विलय हो गया। 3 बैंकों कौन कौन से विलय हुए हैं? देना बैंक और आपका विजया बैंक। देना बैंक और विजया बैंक, इन दोनों बैंकों का विलय हो गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो ये जो था ये विलय पहले ही हो गया था, लेकिन 1 अप्रैल से 2019 से जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा और जो भी आपके विजया बैंक और जो भी आपका देना बैंक के कस्टमर थे, यानी जो भी उपभोक्ता थे, उन सभी को अब बैंक ऑफ बड़ौदा का उपभोक्ता माना जाएगा। जल्दी से थोड़ा सा न्यूज पढ़ लेते हैं, फिर बैंकिंग से जुड़ी हुई एक जरूरी जानकारी भी आपको देते हैं। भारत के 2 सरकारी बैंक देना बैंक और विजया बैंक का 1 अप्रैल 2019 से बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय प्रभावी हो गया, यानी कि वो मर्जिंग हो गई है। इन दोनों बैंकों के विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। तो तीसरा सबसे बड़ा बैंक है तो पहला कौन सा है? सभी जानते हैं कि पहला जो है देश का सबसे बड़ा जो बैंक है पहला, वो है आपका भारतीय स्टेट बैंक। और तीनों बैंकों के विलय के उपरांत विजया बैंक और देना बैंक की सभी शाखाएं बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं के तौर पर काम करना आरंभ कर देंगी। देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के विलय के बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या अब कम होकर कितनी रह गई? 18। किनकी? सरकारी बैंकों की संख्या अब कितनी हो गई? 18। इस बारे में मैं आपको और थोड़ा डिटेल बताऊंगा अभी। विलय के बाद संयुक्त निकाय कारोबार 14.82 लाख करोड़ रुपए का होगा। इसके परिणाम स्वरूप यह भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, के बाद विलय के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक हो गया। यानी नंबर 1 हो गया आपका भारतीय स्टेट बैंक और दूसरे नंबर पे आ गया आपका आईसीआईसीआई बैंक। विलय के पश्चात एकीकृत बैंक के पास कुल 9401 यानी कि 9401 बैंक शाखाएं होंगी, कुल 13,432 एटीएम होंगे और देश में अपने 12 करोड़ ग्राहकों को यह सेवा देगा। यहां पर वो थोड़ा सा शेयर मार्केट की स्वैपिंग भी होगी। जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर हैं, जो भी देना बैंक के शेयर हैं और जो भी आपके विजया बैंक के शेयर हैं, उनके बीच में शेयर स्वैपिंग होगी। शेयर स्वैपिंग क्या होती है? एक्चुअल में जब किसी कंपनी का किसी कंपनी के साथ मर्जिंग होती है, मान लीजिए कंपनी ए, जल्दी से देखेंगे, थोड़ा सा बताने के लिए बहुत कुछ होता है लेकिन टाइम कम होता है, इसलिए थोड़ा सा उसमें ही समेटना पड़ता है। मान लीजिए कंपनी ए का मर्जिंग हुआ कंपनी बी के साथ, ठीक है। अब कंपनी बी खत्म हो गई, बची कौन? कंपनी ए। हमेशा मर्जिंग में एक कंपनी बचती है, एक खत्म हो जाती है, तो इसके शेयर होंगे ना किसी के पास। मान लीजिए इन 3 आदमियों के पास इसके शेयर थे। अब क्या होगा? इस कंपनी तो खत्म हो गई तो उनके शेयरों को क्या होगा? क्या उनका नुकसान होगा? नहीं, उनको इस कंपनी के शेयर दिए जाएंगे और इसी को कहते हैं शेयर स्वैपिंग। लेकिन इस कंपनी के शेयर के मूल्य अलग होंगे, इस कंपनी के शेयर के मूल्य अलग होंगे। तो ये कैसे किया जा सकता है? इसको एक अनुपात में बना लेते हैं, एक रेशियो में कर दिया जाता है और वो पर्टिकुलर इसकी गाइडलाइंस होती है, उस हिसाब से ये शेयर स्वैपिंग होती है। फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, अभी तक भारत में जो बैंक थे वो थे 27, टोटल 27 थे। मैं पूरा क्रम से बता रहा हूं आपको। 2017 में क्या हुआ कि एसबीआई, जिसमें से अभी पूरा एसोसिएट करते हैं, एसबीआई और उसके 5 बैंक एसोसिएट, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ आपका त्रावणकोर, तो इस तरह से वो 5 बैंक थे जो एसबीआई की पार्ट थे। उसके बाद 21 बैंक और थे, ठीक है। इन 21 बैंकों में आईडीबीआई और भारतीय महिला बैंक बीएमबी, 2017 में जो विलय हुआ उसमें एसबीआई के 5 बैंक और बीएमबी को मिलाकर एसबीआई बन गई। तो इस तरह से कितने बैंक खत्म हो गए? 5 वो और एक 6 बैंक खत्म हो गए। तो 27 में तो 6 बैंक खत्म हो गए, बचे कितने? 21। अब समझिएगा क्या होता है। 21 बैंक जब बचते हैं तो उसमें से जो आईडीबीआई है, अभी कुछ महीने पहले आईडीबीआई ने अपनी 51% हिस्सेदारी एलआईसी को बेच दी, जिसकी वजह से इसको प्राइवेट सेक्टर का बैंक बना दिया गया। अब ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक नहीं है। अब आईडीबीआई भी हट गया। अब 21 में से कितने चले गए? 20। और अब जहां पर यह विलय प्रभावी हुआ है कि देना बैंक और विजया बैंक भी आपके सार्वजनिक क्षेत्र से खत्म हो गए, तो 20 के बाद ये भी 2 चले गए, बचे कितने आपके? 18। इसीलिए यहां पर ये 18 बोला गया कि अब सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है भारत में वो 18 है, जबकि कॉमर्शियल क्षेत्र के जो बैंक हैं वो लगभग 90 से ऊपर है। एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं है लेकिन वो 90 से ऊपर है, जबकि जो आपको सरकारी यानी कि आपके जो गवर्नमेंट बैंक थे वो कितने हैं? 18। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी है कि इसरो ने रक्षा उपग्रह इमीसैट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण
कर लिया है। इमीसैट जो था, अभी जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले आपको न्यूज बताई थी कि 1 अप्रैल को इस तरह का एक प्रक्षेपण किया जाएगा जिसमें इमीसैट अपने साथ 29 उपग्रहों को ले जाएगा, लेकिन 29 नहीं गए, इमीसैट के साथ साथ 28 उपग्रह गए, तो उसको मिला के 29 उपग्रह टोटल भेजे गए हैं। बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने हाल ही में अंतरिक्ष में यानी कि एक भारतीय रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से C-45 द्वारा उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा इस उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इस प्रक्षेपण में इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह इमीसैट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर इस मिशन को सुबह 9:27 पर लॉन्च किया गया था। इमीसैट का प्रक्षेपण रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के लिए किया गया है। इमीसैट के साथ रॉकेट जो है वो 28 अन्य विदेशी नैनो उपग्रहों को भी लेके गया था। इसरो द्वारा छोड़ा गया रॉकेट सब पहले 436 किलोग्राम के इमीसैट को 749 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित करेगा। PSLV C-45 द्वारा जिन उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया उनमें सबसे महत्वपूर्ण इमीसैट है, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है। या DRDO के डिफेंस रिसर्च में मदद करेगा। इमीसैट के साथ अमेरिका के 24, लिथुआनिया का 1, स्पेन का 1 और स्विट्जरलैंड का 1 सैटेलाइट गया है। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी हम आपको ये बता दें कि PSLV क्या होता है। देखिए 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक होता है पोलर सैटेलाइट और एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो सैटेलाइट इसे बोलते हैं। जियो सैटेलाइट का जो घूमने का क्रम होता है वो 24 घंटे में पृथ्वी के हिसाब से ही अपनी जगह पे वापस आता है, यानी ये पृथ्वी के एक पॉइंट के ठीक ऊपर होता है। जबकि जो पोलर सैटेलाइट है ये लगभग 100 मिनट में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आ जाता है। तो जब भी आपको इमेजिंग करनी होती है, जैसे गूगल अर्थ वगैरह जो है ये पोलर सैटेलाइट से चलते हैं, और जब आपको कम्युनिकेशन करना होता है, मौसम विज्ञान की कोई भविष्यवाणी करनी होती है, ये सब आपका जियो सैटेलाइट के थ्रू होता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई, पोलर सैटेलाइट और जियो सैटेलाइट में क्या फर्क है। इसके बाद चलते हैं आगे की बात करते हैं। अगली न्यूज है स्लोवाकिया के राष्ट्रपति चुनाव में जुजाना कापुतोवा को सफलता। जुजाना कापुतोवा का जो नाम है ये इन्होंने काफी अभी पिछले साल तक, आप कहें 2 साल पहले तक शायद इनकी कंट्री में ही कुछ कम लोग जानते होंगे, लेकिन आज ये उस देश की राष्ट्रपति बनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो न्यूज पढ़ लेते थोड़ी सी। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति चुनाव में जुजाना कापुतोवा को सफलता मिली है। कापुतोवा देश की पहली महिला राष्ट्रपति होगी। हाल ही में चुनावों में कापुतोवा को 58% से अधिक मत मिले हैं, जबकि उनके विरोधी मारोस सेफकोकिस को तकरीबन 42% वोट मिले हैं। 42 वर्षीय कापुतोवा पेशे से वकील हैं और इन्हें यूरोपियन यूनियन का बड़ा समर्थक भी माना जाता है। एक्चुअल में क्या है कि अभी पिछले साल एक पत्रकार की हत्या हो गई थी, पत्रकार और उसकी पत्नी की हत्या हो गई थी स्लोवाकिया में। पिछले साल मतलब 2 साल पहले की लगभग बात है। तो जुजाना कापुतोवा ने क्या किया कि वहां पर ये खुद एक पेशे से वकील थी और पत्रकार भी थी, तो इन्होंने प्रॉपर एक एजेंडा चलाया, उस मुहिम को चलाया, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ये काफी प्रसिद्ध हुई और इस स्थिति पे पहुंच गई कि यहां पर इनके इस मुहिम की वजह से वहां पर जिन लोगों ने उनकी हत्या की थी या जिन लोगों ने पत्रकार के साथ गलत सलूक किया था, उनको दोषियों को सजा भी हुई। और इवन ये मुद्दा इतना ज्यादा बड़ा हुआ कि रॉबर्ट पैकी जो वहां पे प्रधानमंत्री थे उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। तो ये वैसे तो स्लोवाकिया की पहली राष्ट्रपति हैं। एक है इसाबेल पेरोन। ये पूरे विश्व की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति हैं, जो कि अर्जेंटीना में की महिला राष्ट्रपति थी। तो ये अर्जेंटीना की थी और ये पूरे विश्व की सबसे पहली महिला जो राष्ट्रपति बनी थी, उनका नाम है इसाबेल पेरोन, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करती हैं। अब बात कर लेते हैं स्लोवाकिया की। स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा। और उम्मीद करता हूं इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त रहेगी। बाकी कुछ जानकारी आपको यहां पे मिल गई है। आगे चलते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में है राजस्थान दिवस। एक्चुअल में हर राज्य का एक स्थापना दिवस है। पहले ये राजस्थान नहीं था, इनको कुछ रियासतों को मिला के राजस्थान बनाया गया था। जैसा कि लिखा हुआ है, प्रत्येक 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर एक बड़ा राजस्थान संघ बना था और यही राजस्थान की स्थापना दिवस भी माना जाता है। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, यानी क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखेंगे तो राजस्थान सबसे बड़ा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। विश्व की पुरातन श्रेणियों में प्रमुख अरावली श्रेणी राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी है। अरावली श्रेणी को भारत की सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक माना जाता है। विश्वविख्यात दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है। कल मैंने थोड़ा सा बोल दिया था कि दिलवाड़ा मंदिर की बात नहीं की थी मैंने कल, ये दिलवाड़ा मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर की बात नहीं, दिलवाड़ा एक जगह है जो एमपी में भी है, वो पूरा एरिया दिलवाड़ा बोला जाता है, लेकिन दिलवाड़ा मंदिर आपका जो राजस्थान में है। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर दिलवाड़ा तो राजस्थान में, तो दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है, लेकिन जो दिलवाड़ा है जो जगह है वो आपका एमपी में है। आगे चलते हैं।
और यहां पर थोड़ा राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान पूरा का पूरा ये बना हुआ है। राजस्थान गवर्नर कौन है? कल्याण सिंह। कैपिटल जयपुर है। और अभी जो सीएम है वो अशोक गहलोत जी हैं। लोकसभा में 25 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 10 सीटों का ये प्रतिनिधित्व करता है। आप एरिया में देख सकते हैं, ये आपका राजस्थान है और ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगली चीज है, अगली जानकारी है टेस्ला। टेस्ला का नाम आपने सुना होगा। टेस्ला एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी। तो टेस्ला और एडिशन दोनों दो ऐसे थे जिन्होंने बिजली बनाई थी। एडिशन थे जिन्होंने डीसी बनाई थी, लेकिन एसी का आविष्कार टेस्ला ने किया था। यानी अल्टरनेटिंग करंट का आविष्कार जो किया था वो आपका टेस्ला ने किया था। अगर निकोलस टेस्ला उनका पूरा नाम था। टेस्ला की बात करें और बिजली की बात करें तो सबसे पहली बात तो एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो आप अपने घरों में यूज करते हैं, जिनसे फोन वगैरह चार्ज करते हैं, वो सारा का सारा जो भी आपके घरों में पावर सप्लाई आ रही है वो सभी एसी के फॉर्म में। लेकिन आपके घरों में इन्वर्टर भी होगा। इन्वर्टर की बैटरी में जो करंट आपको मिलता है वो डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट बोला जाता है। फिलहाल अभी बात है जापान की। जापान ने क्या किया है? टेस्ला बिल्ड्स इट्स लार्जेस्ट एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इन एशिया। टेस्ला की बात करें तो टेस्ला एक कंपनी भी है जो जापान में बिजली को संभालती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो बिजली के उपकरणों को ऊपर काम करती है, बिजली पहुंचाती है, डिस्ट्रीब्यूशन समझ सकते हैं आप। टेस्ला है डेवलप इट्स लार्जेस्ट पावर स्टोरेज सिस्टम इन एशिया एट ओसाका ट्रेन स्टेशन इन जापान टू रिड्यूस एनर्जी डिमांड एंड प्रोवाइड इमरजेंसी बैकअप पावर टू ट्रेन इन जापान। टेस्ला ने ऊर्जा की मांग को कम करने और जापान में ट्रेनों के लिए आपातकालीन बैकअप शक्ति प्रदान करने के लिए जापान के ओसाका स्टेशन पर एशिया में अपनी सबसे बड़ी बिजली भंडारण प्रणाली विकसित की है। तो जापान के ओसाका में एक रेलवे ऑपरेटर किन्सू, एक कंपनी है जिसका नाम है किन्तेत्सु, आप नाम पढ़ सकते हैं किन्तेत्सु, ए रेलवे ऑपरेटर इन जापान ओसाका। टेस्ला स्टेटेड दैट 7 मेगावाट घंटे प्रणाली 7 मेगावाट घंटा प्रणाली एशिया की सबसे बड़ी ऊर्जा भंडारण परियोजना है। यहां पर ऊर्जा को क्या किया जाएगा? एनर्जी को स्टोर किया जाएगा। यहां पे इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जाएगा। जापान की बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की जो मुद्रा है वो है येन। शिंजो अभी जो है वो प्रधानमंत्री हैं यहां पर। और अगर हम बात करें यहां की जो संसद है उसको डाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइट। तो जापान की संसद जैसे हमारे यहाँ संसद कहा जाता है, वैसे ही जापान की पार्लियामेंट को आपके लोग क्या कहेंगे? डाइट कहेंगे। और वहां के लैंग्वेज में अगर मैं आपको थोड़ी सी जापानी सिखाना चाहूं तो जापानी आप सीख सकते हैं कि वहां की लैंग्वेज में कोक्काई कहा जाता है। डाइट को कोक्काई यानी कि कोक्काई। तो ये थोड़ा सा जो वर्ड है ये जापानीज वर्ड है। अगली जानकारी में चलेंगे दोस्तों। अगली जानकारी है धनबाद ने अपने 4G डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर टॉप किया है। कोई कह नहीं सकता कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में भी 4G जैसी सुविधाएं आ सकती हैं। और अब आप देखिए कि पूरे भारत में सबसे टॉप पर है। लगभग 95.3% धनबाद ने अपना 4G कवरेज दिखाया है। फिर उसके बाद धनबाद के पास ही में है रांची, यानी झारखंड का ही एक शहर है रांची, वहां पर ये 95.0% है। और तो और सबसे सुदूर जिले पे चले जाएं श्रीनगर, तो श्रीनगर में भी 94.9 है, रायपुर 94.8 है, फिर पटना 94.5 है। तो जो 4G कवरेज की बात की जा रही है, 4G कवरेज का मतलब ये होता है कि अगर हम देखा जाए तो अभी हमारे पास जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो मोस्टली शहरों में 3G टावर्स के ऊपर ही है। उसमें कुछ इक्विपमेंट लगा के उसको 4G कवरेज दिया जा रहा है। लेकिन कुछ नए शहरों में जहां पर भी चीजें हैं वहां 4G टावर ही लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये 4G कवरेज वहां पर मिल रहा है। अगर मैं बात करूं 1G, 2G, 3G और ये 4G और आगे आने वाले समय में 5G। तो सबसे पहली बात तो 1G जो होता है ये आपको सिर्फ टेलीफोनी सर्विसेज प्रोवाइड करता था। 2G जब आया तो इसकी स्पीड हो गई 250 kbps के लिए मैक्सिमम स्पीड इतनी मिलती थी। और ये 2G की 250 kbps भी स्पीड में आपको नेट भी मिल सकता था, वॉइस भी मिल सकता था और डेटा भी मिल सकता था। अब इसके बाद जब 3G आया, 3G के बाद मैक्सिमम स्पीड आपको 1 Mbps की मिलने लगी है। फिर उसके बाद अब ये आ गया है तो यहाँ पर 320 Mbps की स्पीड मैक्सिमम आपको मिल सकती है 4G में। और 4G हर चीज को सपोर्ट कर सकता है। तो मैक्सिमम जो डिफरेंस होता है वो आपका स्पीड को लेकर ही होता है। 4G के 2 वर्जन है, एक है आपका LTE और एक है आपका वोल्ट। LTE है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एंड वोल्ट इज वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो जैसा कि आप देखते हैं कि वोल्ट जो है वो आपका सपोर्ट करता है जियो, बाकी एयरटेल, आइडिया, बाकी सभी वो जिस सपोर्ट करते हैं आपके LTE में क्या होता है, जब आप फोन पे बात करेंगे तो आप नेट नहीं चला पाएंगे। लेकिन वोल्ट पे जब आप काम करते हैं तो वोल्ट जैसे आप जियो के फोन से यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप फोन तो बात भी कर सकते हो, उसके साथ साथ आप नेट भी चला सकते हो। तो ये मेन डिफरेंस है जो आपको थोड़ा सा नट क्रैकर के हिसाब से देखना चाहिए। जो मेन डिफरेंस है वो फोकस यहाँ पर है। उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ 4G की उपलब्धता के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये पूरा का 50 शहरों में किया गया था। कोयला राजधानी के रूप में किसको जाना जाता है? कोयला राजधानी के रूप में धनबाद को जाना जाता है। और ये झारखंड का एक शहर है। ओपन सिग्नल हॉटेस्ट सिटी फॉर 4G अवेलेबिलिटी के रूप में एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत के 50 बड़े शहरों पर 4G उपलब्धता का पता चलता है। इनमें सबसे ऊपर धनबाद है। विशेष रूप से रांची और धनबाद झारखंड के
दो ऐसे शहर हैं जो केवल दो ऐसे शहर हैं जो 4G कवरेज से 95% से अधिक है। दिलचस्प बात यह है कि देश के दूरस्थ क्षेत्रों में एक श्रीनगर है जो 94.9% की 4G अवेलेबिलिटी के साथ तीसरे स्थान पर आया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगली जानकारी की तरफ चलते हैं और यह है झारखंड। झारखंड की गवर्नर अभी जो वर्तमान समय में है वो है द्रौपदी मुर्मू और जो कैपिटल है वो रांची है। सीएम जो है वो रघुवर दास है। लोकसभा में 14 सीटें हैं जबकि राज्यसभा में 6 सीटों का ये प्रतिनिधित्व करता है। और झारखंड आप देख पा रहे होंगे ये बिहार के नीचे थोड़ा सा ये बना हुआ है। एक्चुअल में पहले कभी ये बिहार हुआ करता था लेकिन बाद में ये झारखंड हुआ जब अन्य राज्य नए राज्य बने। अगली जानकारी है, तस्वीर देखकर आप पहचान गए होंगे, इनको तो पहचानते हुए, ये है रोजर फेडरर। रोजर फेडरर ने मियामी ओपन फेडरर का 101वां कैरियर टाइटल अपना जीत लिया है। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने यूएसए की जॉन इस्नर को सीधे सेटों में हराकर मियामी ओपन में अपने कैरियर का 101वां खिताब जीत लिया है। फेडरर अब केवल अमेरिका के 109 कैरियर एकल खिताब विजेता जिमी कॉर्नर से पीछे हैं, यानी कि जिमी कॉर्नर ने अब तक सबसे ज्यादा एकल खिताब जीते हैं वो हैं 109। ये कहां, और दूसरी बात रोजर फेडरर हैं वो अब 101 टाइटल जीत चुके हैं, तो अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। रोजर फेडरर ने मियामी ओपन में अपना चौथा खिताब जीता है। यह स्विस खिलाड़ी का 28वां मास्टर्स खिताब था और कुल मिलाकर 101 खिताब जीत चुके हैं। वह 20 एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। 20 एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला कौन सा खिलाड़ी है? ये है रोजर फेडरर। अगली जानकारी है व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। कॉफी बोर्ड ने अभी हाल ही में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कॉफी बोर्ड ने अपना ली है और इसका एक ऐप शुरू किया है। इसका उद्देश्य भारतीय कॉफी बाजार में पारदर्शिता लाना, भारतीय कॉफी पर उसकी दाने होने की अवस्था से लेकर प्याले में आने तक की पूरे ट्रैक की जानकारी उपलब्ध कराना है। इससे ग्राहक को सच्ची भारतीय कॉफी का स्वाद मिल सकेगा और साथ ही उसको उगाने वाले को सही दाम मिल सकेगा। ब्लॉकचेन तकनीक एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें क्रेता विक्रेता के मध्य सीधे ही पैसे का हस्तांतरण किया जाता है। इस ट्रांजैक्शन में किसी भी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं होती। ब्लॉकचेन वितरित डेटाबेस होती है। इसमें लगातार कई रिकॉर्ड को संधारित किया जाता है जिन्हें ब्लॉक कहते हैं, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक को अपने पूर्व ब्लॉक से लिंक रखा जाता है। इस तकनीक में हजारों कंप्यूटर पर इनक्रिप्टेड अथवा गुप्त रूप से डेटा सुरक्षित रहता है। इसे पब्लिक लेजर भी कहते हैं। एक्चुअल में देखना है कि आपको क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। यहां पर क्या है कि मान लीजिए आप किसी भी व्यक्ति ने कोई रिक्वेस्ट भेजी, आप उसको समझिए, समवन रिक्वेस्ट टू एनीवन। वो अपने चीजों को, मतलब कुछ भी अमाउंट के लिए वो अपने आप को करना चाहता है, कुछ भी अपने अमाउंट को लेना चाहता है, जैसे किसी भी अमाउंट को, किसी को भी अमाउंट भेजना चाहता है, किसी से भी खरीदारी करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, 4 लोगों को मान लीजिए सर्विस देना चाहता है। ये उनके सीधे सीधे टर्मिनल पे जाएगा। 2 टर्मिनल के बीच में बातचीत होगी। इन 2 टर्मिनल के बीच में बातचीत होगी और एक क्रिप्टो करेंसी का यूज होगा। क्रिप्टो करेंसी का मतलब जैसे आपने सुना होगा बिटकॉइन सुना होगा, इथेरियम सुना होगा। इस तरह की जो करेंसी होती हैं वो क्रिप्टो करेंसी कहलाती है। वो एक्चुअल में कोई करेंसी नहीं होती, लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं कुछ रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाने गए होंगे तो आपने टोकन सिस्टम देखा होगा। टोकन सिस्टम में क्या होता है कि आप व्यक्ति को टोकन देते हो, आप टोकन के पैसे दे देते हो, ठीक है, वो टोकन आपको मिल गया। अब उस टोकन से आप चाहो तो जो भी टोकन उसने दिया है तो वो जो काउंटर पे जाओगे आपको वहां से सर्विस मिल जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह का सिस्टम होता है क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी को खरीदा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने भी बिटकॉइन खरीद लिया, सामने वाले ने भी बिटकॉइन खरीद लिया। अब हम दोनों क्या करेंगे, बिटकॉइन में व्यापार कर सकेंगे। बिटकॉइन को लेन देन करने के ऊपर कोई भी अभी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बने हैं। हम दोनों एक दूसरे के बिटकॉइन के ऊपर काम करेंगे और वो बिटकॉइन को एक तीसरी जगह जाके बेच देंगे। तो इस तरीके से होगा क्या कि हमें मास्टर कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह करने होते हैं उसके लिए किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से जिसको जहां पे बेचना होगा वो सीधे सीधे उस जगह पर चीजों को बेच सकेगा। होता क्या है कि ब्लॉक जाता है, वहां से वेरिफिकेशन हो जाता है। वेरिफिकेशन के बाद ये भी जो जानकारी होती है दोनों एक दूसरे के ऊपर सहमत हो जाते हैं और फिर इसको एक प्रॉपर लेजर में मेंटेन कर दिया जाता है। और इस पूरे प्लेटफॉर्म को जो सपोर्ट करता है दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसे ब्लॉक कहते हैं क्योंकि ये चेन के फॉर्म में जुड़ता चला जाता है जितना भी आप ट्रांजैक्शन करोगे, इसीलिए इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। कौन सा अभी बोर्ड है जिसने हाल ही में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाया है? दैट इज कॉफी बोर्ड ने अभी हाल ही में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाया है। जो लोग यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज को ध्यान से रखेंगे क्योंकि ये नई चीज है और काफी मतलब जैसे व्यापार या बिजनेस के जो भी एरियाज हैं वहां पे काफी ज्यादा प्रचलित हो रही है, लोग इससे ही काम करना चाह रहे हैं। आगे की जानकारी में विवेक गुप्ता ने सेल में कच्चा माल एवं लॉजिस्टिक के निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। हाल ही में विवेक गुप्ता ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कच्चे माल के लॉजिस्टिक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। विवेक गुप्ता 1980 में सेल में बतौर सिविल इंजीनियर जुड़े थे और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत व विश्व की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनियों में से एक है। यह एक सरकारी उपक्रम है और यह भारत की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो अभी हाल ही में विवेक गुप्ता ने निदेशक का कार्यभार संभाला है, वो भी कौन से डिपार्टमेंट में? कच्चा माल एवं लॉजिस्टिक के निदेशक के रूप में कमाया।
अगली जानकारी है, और ये जानकारी सुनकर आपको शायद गर्व होगा कि आपको शायद ना भी पता हो, लेकिन आपको पता होनी चाहिए थी। लेकिन देखते हैं, भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी की जयंती। भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी की 154वीं जयंती 31 मार्च को मनाई गई है। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। डॉक्टर की डिग्री लेने वाली वो पहली भारतीय महिला थी। तो डॉक्टर की डिग्री लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी। मेडिकल क्षेत्र में शिक्षा पाने के लिए अमेरिका गई और साल 1986 में सिर्फ 19 साल की उम्र में एमडी की डिग्री हासिल की। 19 साल मत रखिएगा, 21 साल की उम्र में उन्होंने ये डिग्री हासिल की थी। टीबी से पीड़ित जोशी की तबीयत फिर दिन ब दिन खराब होती गई और 26 फरवरी 1887 को टीबी के कारण 22 साल की उम्र में उनकी मौत भी हो गई थी। तो देखिए, जैसे की बात है, ये पुणे से बिलोंग करती थी और इनका 9 साल की उम्र में ही गोपाल राव से विवाह हो गया था, जो कि इनसे 20 साल बड़े थे। फिर 14 साल की उम्र में इनके एक बेबी होता है, लेकिन वो 10 दिन में ही गुजर जाता है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैं इस तरह की जो भी छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उनको ठीक करने के लिए मैं जाऊंगी। उस टाइम स्त्री शिक्षा को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन इनके पति जी इनका पूरा जोश अफजाई करते हैं और इनको पेंसिल्वेनिया भेजते हैं। वहां जाकर ये डॉक्टर की डिग्री हासिल करती हैं। जब ये डॉक्टर की डिग्री हासिल करती हैं तो इसके बाद महारानी विक्टोरिया ने भी इनको बधाई संदेश भेजा था, क्योंकि भारत की पहली एक ब्राह्मण समाज से आती हैं और एक भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। अगली जानकारी है सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप। सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप 2019 टूर्नामेंट का इपोह में समापन हो गया। 28वां सुल्तान अजलन शाह कप पुरुष हॉकी 2019 टूर्नामेंट का अभी हाल ही में समापन हो गया है। यह प्रतियोगिता मलेशिया के इपोह में खेला गया था। इस बार 6 टीम ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। भारत के 28वें सुल्तान अजलन शाह कप का उप विजेता रहा। इस टूर्नामेंट में फाइनल में दक्षिण कोरिया की टीम ने भारत को हरा दिया था। भारत ने इस टूर्नामेंट का पहला मैच जापान के खिलाफ खेला और इस मैच में भारतीय टीम ने जापान को 2-0 से हरा दिया था। तो अभी जो विजेता बना है सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप का, वो कौन है? दक्षिण कोरिया। और ये कहां हो रहा था? ये इपोह में हो रहा था, मलेशिया के इपोह में। उप विजेता हमारा भारत था। अभी आप सभी को पता होगा कि अर्थ आवर मनाया गया है और भारत समेत विश्व के शहरों में 13वां अर्थ आवर मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। ऊर्जा की उचित बचत कर धरती को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अर्थ आवर मनाया जाता है। इस वर्ष 30 मार्च 2019 को पूरे विश्व में अर्थ आवर मनाया गया। इसमें 187 देशों के 7000 से ज्यादा शहरों ने हिस्सा लिया। अर्थ आवर का यह 13वां संस्करण था, जो ग्रीन ग्रुप WWF द्वारा आयोजित किया गया था। इस साल अर्थ आवर की थीम थी जीने का तरीका बदलो, यानी कि सिर्फ उसके लिए मत करो जितना आपको जरूरत है, सिर्फ उतना ही उपभोग करो चीजों का। देखिए, महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि पृथ्वी फल तो दे सकती है, लेकिन मनुष्य के लालच को पूरा कभी नहीं कर सकती। यानी मनुष्य को जिंदा तो रख सकती है, मनुष्य की जरूरत की चीजें तो उसे दे सकती है, लेकिन उसके लालच को पूरा नहीं कर सकती। तो आजकल ऐसा देखा जा रहा है, ऐसी टेंडेंसी है कि अगर हमारे पास पानी है तो हम उसको बहुत यूज करेंगे, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है तो हम उसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो इन सब चीजों के लिए, इन सब चीजों को बचाए रखते हुए, पर्यावरण की सोच को आपके दिमाग में रखने के लिए अर्थ आवर मनाया जाता है। और अर्थ आवर हमेशा क्या होता है? जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी स्तर पर आंदोलन है। इस अवसर पर विश्व भर में लोगों को 1 घंटे के लिए गैर आवश्यक उपकरणों को बिजली बंद करने के लिए आह्वान किया जाता है। तो अर्थ आवर आपको याद रखना होगा। और फिर दूसरी चीज आपको यह याद रखना होगा कि उसकी जो थीम थी वो क्या थी? जीने का तरीका बदलो। अब हमारे पास वन लाइनर आ गए हैं। आज के वन लाइनर क्या है, जल्दी फटाफट से देख लेते हैं। हाल ही में भारत किस सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय से प्रभावी हो गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों का विलय हुआ है और वो है देना बैंक और विजया बैंक। अब दोनों बैंकों के विलय हो जाने के कारण भारत में जो राष्ट्रीय बैंक रह गए हैं वो सिर्फ 18 है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष में किस भारतीय रॉकेट द्वारा उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, जिनमें से एक इमीसैट उपग्रह भी था, और वो है दोस्तों आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-45 ने आज 9:27 पर यह उड़ान भरी थी और अब तक तो ये प्रॉपर उसको सक्सेसफुली अपना प्रक्षेपित भी कर चुका है और जहां पे उस कक्षा को स्थापित करना था वहां पे उस कक्षा में स्थापित भी कर चुका है। टेस्ला ने ऊर्जा की मांग को कम करने और आपातकालीन बैकअप शक्ति प्रदान करने के लिए कहां पर अपनी एशिया की सबसे बड़ी बिजली भंडारण प्रणाली विकसित की है? तो वो है जापान में ओसाका स्टेशन पे। ओपन सिग्नल हॉटेस्ट सिटी फॉर 4G अवेलेबिलिटी के रूप में नामित एक रिपोर्ट से भारत के किस शहर में 95% से अधिक 4G उपलब्धता है? तो वो है झारखंड का धनबाद और रांची। तो 95% से ज्यादा 4G उपलब्धता धनबाद और रांची दोनों शहरों में, लेकिन सबसे ज्यादा जो उपलब्धता है जो आपको मिलेगी वो आपको धनबाद में मिलेगी। हाल ही में किस खिलाड़ी ने मियामी ओपन में अपने कैरियर का 101वां खिताब जीत लिया है? और वो है आपके रोजर फेडरर। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने अपना 101वां खिताब जीत लिया है और वो दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा एकल खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
भारत में किस बोर्ड ने ब्लॉकचेन पर आधारित बाजार का एक ऐप शुरू किया है? तो उसका नाम है कॉफी बोर्ड। कॉफी बोर्ड ने अभी हाल ही में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि क्रिप्टो करेंसी के लिए आदान प्रदान के लिए बनी हुई है, उसके ऊपर काम करने के ऊपर दिया है, ताकि बिचौलिए इसके बीच का फायदा ना उठा पाए, जो भी किसान है उसको डायरेक्ट उस चीज का मूल्य मिल पाए। अगली जानकारी है, हाल ही में किसने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कच्चे माल के लॉजिस्टिक के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो वो है डॉक्टर विवेक गुप्ता, जिन्होंने अभी हाल ही में ये कार्यभार संभाला है। 28वें सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप का विजेता कौन रहा है? वो दक्षिण कोरिया ने भारत को हराया के ये मैच, ये पूरे इस कप पर कब्जा किया था। हाल ही में पूरे विश्व में किस दिन अर्थ आवर मनाया गया? तो वह है 30 मार्च 2019 को। हर साल हर मार्च के आखिरी शनिवार को अर्थ आवर मनाया जाता है। इस साल ये 30 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो उनका नाम है जुजाना कापुतोवा को अभी हाल ही में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वो 42 वर्ष की हैं और इस अभी 2 साल के अंदर उनके जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना और जो समाज में बुराई है उनके खिलाफ लड़ने की वजह से उनको अभी हाल ही में राष्ट्रपति के जो चुनाव हुए उनमें उनको अच्छी खासी जीत प्राप्त हुई है। भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी की 154वीं जयंती किस दिन मनाई गई थी? तो 31 मार्च 2019 को उनकी 154वीं जयंती मनाई गई थी और वो भारत की पहली महिला डॉक्टर थी जो विदेश से पढ़ गई, यानी कि पेंसिल्वेनिया से अपनी एमडी की डिग्री लेके आई थी। हाल ही में राजस्थान दिवस कब मनाया गया? तो राजस्थान दिवस हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है। अब बारी है क्विज की। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में भारत के किस सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया? किन सरकारी बैंक का उसमें विलय हो गया? तो देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक गलत है, पंजाब नेशनल बैंक गलत है, यूनियन बैंक गलत है। देन द राइट आंसर इज देना बैंक और विजया बैंक, 2 बैंकों का भी हाल ही में विलय हुआ है। तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष में किस भारतीय रॉकेट द्वारा उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो वो है PSLV C45। देन द राइट आंसर विल बी PSLV C45। टेस्ला ने ऊर्जा की मांग को कम करने के लिए और आपातकालीन बैकअप शक्ति प्रदान करने के लिए कहां पर अपनी सबसे बड़ी बिजली भंडारण प्रणाली विकसित की है? तो जापान के ओसाका रेलवे स्टेशन पर उन्होंने इस तरह की प्रणाली विकसित की है ताकि जो पावर कट आउट होता है तो उसके टाइम वो प्रॉपर तरीके से चीजों को मेंटेन कर सके। अगली जानकारी पे, ओपन सिग्नल हॉटेस्ट सिटी फॉर 4G अवेलेबिलिटी के रूप में नामित एक रिपोर्ट से भारत के किस शहर में 95% से अधिक 4G सिग्नल उपलब्धता है? तो वो धनबाद और रांची दोनों में है, तो यहाँ पे दोनों आंसर सही होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो धनबाद में ये अवेलेबिलिटी पाई गई है। दूसरे स्थान पर रांची है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने मियामी ओपन में अपने कैरियर का 101वां खिताब जीत लिया है? तो वो है रोजर फेडर। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडर ने मियामी ओपन में अपना कैरियर का 101वां खिताब जीतकर अब वो दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा एकल खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। भारत में किस बोर्ड ने ब्लॉकचेन पर आधारित बाजार का एक ऐप शुरू किया है? ब्लॉकचेन एक क्रिप्टो करेंसी आदान प्रदान सुविधा है, एक टेक्निक है, तो अभी हाल ही में कॉफी बोर्ड ने इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया है। हाल ही में किसने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कच्चे माल तथा लॉजिस्टिक के निदेशक के रूप में कार्य संभाला है? तो ये विवेक गुप्ता हैं, जो अभी हाल ही में जिन्होंने सेल में लॉजिस्टिक का कार्यभार संभाला है। 28वें सुल्तान अजलन शाह कप के विजेता कौन रहा है? तो 28वें सुल्तान अजलन शाह कप का विजेता जो है वो दक्षिण कोरिया रहा है। और दक्षिण कोरिया की अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण कोरिया ने भारत को अभी हराकर 28वें सुल्तान अजलन शाह, जो कि मलेशिया में आयोजित हुआ था, उसकी ट्रॉफी जीत ली है। हाल ही में पूरे विश्व में किस दिन अर्थ आवर मनाया गया? तो अर्थ आवर हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार ये जो आखिरी शनिवार था वो आपका 30 मार्च को पड़ा था। देन इस दिन उन्होंने इसको मनाया है, पूरे विश्व ने अर्थ आवर मनाया। हाल ही में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं जुजाना कापुतोवा। उनका नाम है जुजाना कापुतोवा। भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी की 154वीं जयंती किस दिन मनाई गई थी? तो अभी वो 31 मार्च 2019 को उनकी 154वीं जयंती मनाई गई, क्योंकि इनका बहुत ही मान सम्मान है। ये अपनी डिग्री का बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाई थी, क्योंकि 22 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी तपेदिक यानी टीबी से। लेकिन फिर भी ये भारत की पहली महिला डॉक्टर थी, जो कि उस समय जब स्त्री शिक्षा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। हाल ही में राजस्थान दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया गया है। 30 मार्च को ही राजस्थान, बीकानेर और जैसलमेर वगैरह सब मिला के आपका पूरा राजस्थान का एक गणराज्य बनाया गया था, जिसकी वजह से 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसे राजस्थान दिवस भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन कोशिश मैं तेज इसीलिए बोलता हूं, जल्दी इसीलिए बोलता हूं कि ये वीडियो आपका शॉर्ट रहे और आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकूं। तो फिलहाल लगातार आधे घंटे बोलने में भी मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी उम्मीद करता हूं कि आप मेरी मेहनत को समझ पा रहे होंगे, चीजों को